नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं बजट 2023 से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट 2023 पेश किया। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है। अब नई टैक्स व्यवस्था में 7 लाख तक की सालाना आय पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। टैक्स स्लैब की संख्या भी 6 से घटाकर 5 कर दी गई है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके जरिए हर महिला 2 लाख रुपए 2 साल के लिए 7.5% ब्याज पर बैंक में रख सकेगी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अब बढ़कर 10 लाख करोड़ कर दिया गया है। 2023-24 में मनरेगा का आवंटन 73,000 करोड़ से घटाकर 60,000 करोड़ किया गया है। पीएम सिंचाई योजना 12,954 करोड़ से घटकर 10,787 करोड़ हो गई है। तो नए टैक्स स्लैब से आखिर आपको फायदा कितना हुआ है, अब आइए ये बताते हैं। अगर आपकी सालाना इनकम 7 लाख है तो पहले आपको टैक्स 33,800 देना पड़ता था, अब इस पर शून्य टैक्स है। 8 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो 46,800 रुपये आपको टैक्स देना पड़ता था, अब 35,000 देने होंगे। 9 लाख तक अगर आपकी सालाना इनकम है तो 62,400 के बजाय अब आपको 45,000 टैक्स चुकाना होगा। 10 लाख तक अगर आपकी सालाना इनकम है तो 78,000 रुपये आप पहले देते थे, अब आपको 60,000 रुपये देना होगा। 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो 1,19,600 रुपये पहले आपको टैक्स भरना पड़ता था, अब आपको 90,000 भरना होगा। और अगर आपकी सैलरी 15 लाख है तो 1,95,000 जहां आपको टैक्स देना पड़ता था, अब आपको 1.5 लाख टैक्स भरना होगा। सरकार दावा कर रही है कि ये आम जनता का बजट है, समाज के हर वर्ग के लिए बजट में कुछ न कुछ है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये चुनावी बजट है। I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the लोकसभा में देश का बजट पेश करती वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उनकी झोली में जैसे हर तबके के लिए कुछ न कुछ निकलता गया और सत्ता पक्ष तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करता रहा। प्रधानमंत्री ने भी बजट को पिछड़े तबकों को आगे बढ़ाने वाला बताया। एनडीए के साथी दलों ने भी। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। मिडिल क्लास जो भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान करती है, उनको जिस तरीके से इसमें रियायतें दी गई हैं, पर्सनल इनकम टैक्स का स्लैब वो 5 लाख से 7 लाख तक बढ़ाया गया। उसके बाद भी जो स्लैब्स में चेंजेस किए गए हैं वो आपकी जेब में कैसे ज़्यादा पैसा बचे उसी को ध्यान में रखते हुए वो चेंजेस किए गए। 10% in the new tax regime with income लेकिन विपक्ष को लग रहा है कि ये खाने के नहीं दिखाने के दांत हैं। एक कहावत याद आए कि हींग लगे ना फिटकरी पर रंग चोखा हुई। इसमें कोई देने का नहीं है, फिर दिखाने का है। कल प्रेसिडेंट भी, पहली महिला प्रेसिडेंट और पहली बार महिला फाइनेंस मिनिस्टर एक साथ मिलकर बजट अनाउंस हो रहा था, तो उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं का जो हमें उम्मीद थी कि महिलाओं को इकोनॉमी से जोड़ेंगे, कैसे उनके लिए व्यवस्था करेंगे कि वो स्टार्टअप्स में आए, वो लेबर मार्केट में आए, उस पर किसी का संज्ञान नहीं लिया गया है, ना कोई अनाउंसमेंट्स हुए हैं। तो ये डिसअपॉइंटिंग है। ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, लेकिन इसको आप कह सकते हैं कि न्यू वाइन इन ओल्ड बॉटल डाला है, लेकिन ओल्ड बॉटल भी अब कई जगह से क्रैक हो चुका है। बहुत ही निराशाजनक बजट है। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की कोई व्यवस्था नहीं। रेलवे पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया गया, कोई नई रेल नहीं है, कुछ नहीं, कुछ बजट ही नहीं ज़्यादा दिया उसको। कोई एमएसपी के लिए कोई गारंटी की व्यवस्था नहीं, जो इनको वचनबद्ध नहीं किया। This is the first budget in अमृतकाल। मौजूदा मोदी सरकार का यह अंतिम पूर्ण बजट है। इसे वो अमृतकाल का बजट बता रही है। इसमें कोई शक नहीं कि साल 2023 के इस बजट में सरकार ने खोज कर हर तबके के लिए कोई न कोई ऐलान किया है, मगर विपक्ष का ऐतराज है कि इस बजट में ऐलान ज्यादा है, ठोस बातें कम। संसद भवन से उमाशंकर सिंह के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। इधर बजट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मित्रकाल बजट में नौकरियां देने का कोई विजन नहीं है, महंगाई खत्म करने की कोई योजना नहीं है, असमानता को दूर करने का कोई इरादा नहीं है। 1% अमीर 40% दौलत के मालिक हैं, 50% गरीब 64% जीएसटी अदा करते हैं।
42% युवा बेरोजगार हैं, लेकिन पीएम को कोई चिंता नहीं है। ये बजट साबित करता है कि भारत के भविष्य के निर्माण के लिए सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैसे ही बजट 2023 पेश किया, मिडिल क्लास के चेहरे खिल गए, क्योंकि 7 लाख तक की कमाई पर अब टैक्स नहीं देना होगा। सैलरीड क्लास सबसे ज्यादा खुश नजर आज आ रहा है और जो विशेषज्ञ हैं, उद्यमी भी हैं, इसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन एक चिंता सेविंग्स को लेकर जता रहे हैं। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। जयपुर में राजपुताना हॉलिडे मेकर से जुड़े संजय कौशिक बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। कई साल पर्यटन उद्योग मंदा रहा, कमाई ज्यादा नहीं हुई। टैक्स में मिली राहत से अब उन्हें कुछ बचत की उम्मीद है। पर्यटन सबसे ज्यादा इफेक्टेड बिजनेस था ड्यूरिंग कोरोना, और उस वक्त ना लोगों के पास इनकम थी, ना सैलरी थी, ना कुछ था। पर नाउ इवन 7 लाख पे भी जा रही है, तो जो अमाउंट इसमें बचेगा, आई कुड बाय SIP और जो स्मॉल सेविंग्स में लगा सकते हैं, यू कैन बाय स्मॉल थिंग्स, सो इट विल बी समहाउ सपोर्टिंग। लेकिन असली खुशी वेतनभोगी क्लास में दिख रही है। उन्हें 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, जो अब तक 5 लाख रुपए था। राजधानी दिल्ली से लेकर आर्थिक राजधानी मुंबई का सैलरीड क्लास खुश है। 7 लाख रुपीस तक ही सबका पैकेज होता है मिडिल क्लास में, तो अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो बजट में काफी राहत मिली है। बहुत अच्छा मूव है सीतारमण जी के द्वारा, सैलरी क्लास के लिए बहुत फायदा है। मिडिल क्लास मैन है, उसको कहीं ना कहीं कुछ हेल्प होगी सेविंग्स को लेके, और थोड़ा सा वो अपना जो सैलरी में से अगर कुछ टैक्स अगर उसको बचता है तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं स्पेंड भी करेगा उसको। गवर्नमेंट ने ये स्टेप लेके इन्फ्लेशन के लिए थोड़ा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और जिनकी बिलो 7 लाख है, उनके लिए बहुत ज़्यादा रिबेट करा है। मैं भी सैलरीड ही हूँ, तो आई एम रियली हैप्पी विद दिस। बहुत अच्छी छूट दी है। I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the नए ऐलानों के बाद नई टैक्स व्यवस्था में आय के आधार पर स्लैब्स अब कुछ इस तरह होंगे। 0 से 3 लाख रुपए निल, 3 से 6 लाख रुपए 5%, 6 से 9 लाख रुपए 10%, 9 से 12 लाख रुपए 15%, 12 से 15 लाख रुपए 20% और 15 लाख से ऊपर 30%। नई घोषणाओं के बाद 9 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को केवल 45,000 रुपए टैक्स देना होगा। 15 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को नई कर व्यवस्था के तहत अब 1.5 लाख रुपए कर देना होगा, जो अभी 1,87,000 रुपए है। हाईएस्ट सरचार्ज रेट को 37% से घटाकर 25% किया गया है। इसके अलावा अब सैलरीड क्लास करदाता नई वैकल्पिक टैक्स व्यवस्था में भी 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा ले सकेंगे। अभी तक स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा केवल पुरानी टैक्स व्यवस्था के साथ ही लिया जा सकता था। after a very long time, has had substantial changes which will benefit the middle class. And also because this country has been waiting for direct taxation to be simplified, also waiting for direct taxation to be a lot more easy in compliance. मिडिल क्लास को मिली राहत का एक्सपर्ट्स, उद्यमी खूब स्वागत कर रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने ना केवल 5 लाख को 7 लाख किया, बट इवन द मिडिल ब्रैकेट एंड राइट अप टू दी टॉप ब्रैकेट। मेरे को लगता है कि ऐसे GST की कलेक्शन अच्छी हुई है, एंड ऐसे लगता है गवर्नमेंट को कि आगे जाने में भी GST की कलेक्शन काफ़ी भारी रहेगी। ये जो बजट है बहुत ही प्रगतिशील है, क्योंकि जब हम किसी बजट की बात करते हैं, चाहे घर के बजट हो या सरकार के या देश की, कितना कमाते हैं और कितना खर्च करते हैं, ये जरूरी होता है। हालांकि पुरानी टैक्स व्यवस्था में सेक्शन 80C और 80D का इस्तेमाल करके टैक्स पेयर्स टैक्स बचाते थे, लेकिन नई व्यवस्था में इस तरह की कई छूट खत्म कर दी गई है। फाइनेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि लोगों की सेविंग्स की आदत में शायद बदलाव दिख सकता है। टैक्स सेविंग के लिए जो इन्वेस्टमेंट होता था, उसको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से यदि ओल्ड टैक्स रिजिम को भी ध्यान में रखते हुए कुछ बदलाव किए जाते, जैसे कि 80C की लिमिट बढ़ाई जा सकती थी, 80D यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है उस पर जो टैक्स में छूट मिलती है उसको बढ़ाया जा सकता था। विपक्ष भले इसे चुनावी बजट करार दे, लेकिन मध्यम वर्ग के चेहरे फिलहाल खिले दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। इधर वाराणसी में चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहे कुछ छात्रों ने NDTV से बजट पर बात करते हुए कहा कि हर युवा स्टार्टअप तो शुरू नहीं कर सकता। जब वो पढ़ाई करके निकलता है तो उसे रोजगार चाहिए, और इसको लेकर बजट में कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया। इनसे बात की हमारे सहयोगी अजय सिंह ने। 2023-24 का आम बजट जो है वो सबके सामने आ चुका है।
हम उस जगह पर आए हैं लोगों से जानने के लिए जहां पर कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो बच्चे हैं, जो फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं, जो भविष्य में सीए बनेंगे और इस तरीके के तमाम चीज़ों को जानेंगे, मैं उन लोगों के बीच में यहाँ पर आया हूँ। आप यहाँ जितने बच्चों को देख रहे होंगे ये सब चार्टर्ड अकाउंटेंट के बच्चे हैं जो यहाँ पर हैं और बड़ी शिद्दत के साथ सुबह से बैठ करके वो लोग यहाँ पर अपने अपने कंप्यूटर पे, अपने अपने मॉनिटर पर जो है वो लोग जो है वो इस बजट को देख रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे और अपने तरीके से समझ रहे थे। तो हम सबसे पहले इनके बीच में जाकर के ये समझना चाहते हैं कि एक निगाह में अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि आप लोगों को ये बजट कैसा लगा, आप लोगों को ये बजट क्या बोलेंगे, आप लोग बताइए तो आप बताइए क्या लग रहा है? सर, ये जो बजट है ये अगले साल के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए रखा गया है। आप बताइए क्या लग रहा है? ये बजट जॉब सीकर्स के लिए नहीं है, ये जॉब प्रोवाइडर्स के लिए है। आप बताइए। ये बजट आजकल कंप्लायंस को रिड्यूस किया है एंड टेक्नोलॉजी को एनहांस करने के लिए रखा गया, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है। ऑनलाइन कर दिया गया। आप बताइए आपका क्या? सर, यूथ के लिए भी है। यूथ के लिए भी है, यूथ के लिए भी है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी है। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी। आपको क्या और ट्रेनिंग पे भी फोकस किया गया, एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया ताकि टीचर्स को ट्रेनिंग। अच्छा, आप बताइए। सर, टेक्नोलॉजीज पे मोर फोकस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन किया गया है, ग्रीन एनर्जी सेक्टर पे फोकस किया है जो कि हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बढ़ने में फोकस करेगा, हेल्प करेगा। आप लोग बताइए। आप एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को काफी प्रमोट किया गया है इस बजट में। टूरिज्म को प्रमोट किया गया है, इसमें देखो अपना देश करके कुछ लॉन्च हो रहा है, तो उसमें मतलब कि 50 डेस्टिनेशंस होंगी और इसमें टूरिज्म को प्रमोट किया गया। सर, आम आदमी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया और साथ ही साथ जो नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होने वाले उनको भी ध्यान में रखते हुए। आई थिंक मुझे लगता है वोट के लिए ज़्यादा स्पेसिफाइड बजट है ये, वेरियस स्पेसिफाइड सेक्टर के लिए। जैसे हम लोग कहें कि रूरल सेक्टर के लिए यहाँ पे जो एजुकेशन की बात की गई है वो मेन इसमें किया गया है, और जो नॉर्मल स्लैब रेट है उसको बड़ा इन्हांस कर दिया गया। 7 लाख रुपीस तक का जो एग्जाम्पशन लिया गया, आई थिंक ये गूगली भी हो सकता है, क्योंकि क्या है कि मोर देन पीपल जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उसकी इनकम जो होती है इसी के बिटवीन में फॉल करती है, और इससे ज़्यादा वाले लोग तो टैक्स दे ही सकते हैं। और बजट को लेकर एनडीटीवी ने हापुड़ में किसानों से बात की, जिन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि सरकार कर्ज माफ करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनसे बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। आपको मेरे पीछे गन्ना नजर आ रहा होगा जो कि किसान अपने खेत से काट कर ले जा रहे हैं मिल को देने के लिए। आपको गेहूं भी नजर आ रहा होगा पीछे यहाँ पर, जो कि अब बड़ा हो रहा है, और आसपास तमाम किसान हैं। और ये किसान यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने अभी बजट सुना है और इनको काफ़ी उम्मीदें थी बजट से। क्या ये बजट उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा है? 20 लाख करोड़ का कर्ज और दिया जाएगा किसानों को, ये अनाउंस किया है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने। किसान स्टार्टअप फंड बनाया जाएगा जिसमें जो नए युवा हैं वो खेती किसानी और कुछ उसमें प्रेरक करना चाहते हैं तो उनको सरकार पैसा देगी। कुछ लोगों के लिए इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनके पास, उसको सरकार पैसे देगी। इसके अलावा मत्स्य पालन के लिए सरकार ने करोड़ों का ऐलान किया है। और मोटे अनाज जिन्हें मिलेट्स कहते हैं, जिसमें बाजरा, रागी, कुट्टू, इनको सरकार चाहती है कि प्रोत्साहन मिले। तो तमाम ये घोषणाएं की गई हैं, लेकिन जो घोषणाएं की गई हैं उनसे किसान कितने संतुष्ट हैं हम बात करेंगे। आप बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मुकुल त्यागी है। त्यागी जी, हम लोग हापुड़ में हैं। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो कि खेती किसानी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदेश का, देश का भी पेट भरने में बहुत योगदान रहता है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। आपने बजट सुना पूरा। आप इस बजट के बाद, सुनने के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कुछ संतुष्ट हैं आप? नहीं, मैं आप बताना चाहता हूँ कि संसद में बहुत ताली बजी निर्मला सीतारमण जी के इस अरबे के साहब उन्होंने कोविड-19 में 28 माह तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया। मैं पूछना चाहता हूं सीतारमण जी से, क्या वो अनाज किसी फैक्ट्री में पैदा हुआ था या कहीं किसी कंपनी ने बनाया था? वो किसानों ने पैदा किया था। आप वाहवाही लूट रही हैं। उन किसानों को आपने क्या दिया? 20 लाख का कर्ज। हम चाहते ये थे, इस बजट से हमें उम्मीद ये थी कि किसान को कर्ज लेने की जरूरत ना पड़े। कोई ऐसा प्रावधान हमारी वित्त मंत्री जी कर दें कि जो हमारी उपज है उसका हमें लाभकारी मूल्य हमें समय से मिल जाए उसका। ऐसा तो कोई प्रावधान इसमें नहीं है। जहां तक मिलने की बात है, 4 महीना हमें गन्ना डालते हुए, अभी आपने गन्ना देखा है, अभी तक उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट तय नहीं है। पेमेंट कब मिलेगी इसका तो कुछ पता नहीं है, लेकिन जब रेट ही तय नहीं है अभी तक, तो हमें इस बजट से बहुत निराशा हुई है। किसानों के लिए केवल ये
बहकाने वाला बजट तैयार हुआ है। सब डिजिटल करेंगे, किसान को पीपीपी मॉडल पे हम ये जो सामूहिक जो सहभागिता, जी हाँ, सामूहिक सहभागिता, ये केवल किताबी और केवल छपने के लिए और ताली बजाने के लिए बजट पास हुआ है। किसान को इससे बहुत निराशा हुई है। हमें जो उम्मीद थी, हमारी उम्मीदों पर ये बजट बिल्कुल खरा नहीं उतरा। सबसे बड़ी किसानों की समस्या है यहाँ जो आवारा पशु, अब देखिए किसान जो है खेत में दिखा रहे हैं, ये जूम करके हमारी आय दुगनी हो रही है। जो हमारे योगी जी और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ये कह रहे थे कि आपकी आय जो है 2024 तक दुगनी हो जाएगी, तो ये आप देख सकते हैं ये जो बेसहारा पशु हैं जिनके लिए इन्होंने कहा कि इतनी गौशाला खुलवाई हैं और यहाँ से पकड़े जाएंगे। अब बताइए हमारी ये आय दुगनी हो रही है क्या? उस किसान चाहते हैं कि चाहे जो ले उनको एमएसपी पर ले। अगर धान की एमएसपी 1950 रुपए है तो चाहे सौरभ शुक्ला ले, चाहे सरकार ले, चाहे वो कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट ले, वो 1950 में ही ले, उसकी गारंटी हो, और जो एमएसपी पर ना खरीदे उस पर कानूनी कार्रवाई हो। यही किसान आंदोलन में भी मांग थी और अब वो ही किसान कह रहे हैं कि अगर उनको उनकी फसल का ही लाभकारी दाम मिल जाए, पैसा मिल जाए, तो उनको कर्ज देने की जरूरत ही ना पड़े। सहयोगी सुदीश और अदनान के साथ हापुड़ के वजीरपुर गांव से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और गुलमर्ग में हुई एवलांच से 2 विदेशी सैलानियों की मौत। दिखाएंगे आपको पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और दिल्ली के एलजी ने आखिरकार मेयर का चुनाव कराने पर मुहर लगा दी है। अब दिल्ली में एमसीडी के मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव 6 फरवरी को होगा। इससे पहले 2 बार 6 जनवरी और 24 जनवरी को आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों की तीखी नोकझोंक के चलते सत्र स्थगित हो गया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की मेयर उम्मीदवार शैली ओबरॉय ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हम उन आदेशों का पालन करेंगे। और जम्मू कश्मीर के मशहूर पर्यटन स्थल गुलमर्ग में आज आए एवलांच में 2 विदेशी सैलानियों की मौत हो गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एवलांच की चपेट में एक स्की रिजॉर्ट भी आ गया। मारे गए दोनों सैलानी पोलैंड के थे। 19 विदेशी सैलानियों को बचा लिया गया। राहत और बचाव अभियान जारी है। गुलमर्ग बहुत ही मशहूर पर्यटन स्थल है और हर साल बड़ी संख्या में देसी विदेशी सैलानी यहाँ घूमने पहुँचते हैं। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।